हेलो दोस्तों, आज हम आप सबके सामने लाए हैं इंटरमीडिएट की क्लास है। क्या है? कक्षा 12 की क्लास है और ये विज्ञान की क्लास है। इसलिए हम आप लोगों को यूट्यूब पर एक फ्री क्लास लेकर आए हैं और आप लोग इसे पढ़कर आप 90+ मार्क्स ला सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कीजिए और कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए। और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कोई पूछना हो तो व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे प्रश्नों को भेजकर उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। क्या है? पहला चैप्टर है, पहली हेडिंग क्या है? पहला चैप्टर है वंशागत एवं विभिन्नताएं। क्या है? वंशागत एवं विभिन्नताएं मतलब पहला है आनुवंशिकी या वंशागत। मतलब आनुवंशिकी या वंशागत, जैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाबा, पिताजी, फिर हम, फिर हमारे बच्चे, ऐसे होता है कि उनके लक्षण एक दूसरे में आते रहते हैं। इसी को कहते हैं आनुवंशिक वंशागति। जैसे माँ के लक्षणों का पुत्री में आना, पिता के लक्षणों का पुत्र में आना, या माता पिता के लक्षणों को पुत्र पुत्री में आना, या जैसे जानवरों में होता है, जैसे गाय है तो गाय के जो बच्चा होगा वो गाय का ही रहेगा, ना कि किसी अन्य जीव का होगा। उसी को कहते हैं आनुवंशिकी। जैसे जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण वंशागत लक्षण या आनुवंशिकी विशेषज्ञ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण वंशागत लक्षण या आनुवंशिकी लक्षण कहलाते हैं। आनुवंशिकी विशेषकों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को वंशागत या आनुवंशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशागत या आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकी या आनुवंशिकी विज्ञान क्या है? आनुवंशिकी या आनुवंशिकी विज्ञान क्या कहते हैं अंग्रेजी में? जेनेटिक। क्या कहते हैं? जेनेटिक। जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत जीवों में आनुवंशिकता तथा आनुवंशिक समानताओं व भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी जेनेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकी जेनेटिक कहते हैं। जैसे आज वैज्ञानिक लोग जो शोध कर रहे हैं वो ये देखते हैं कि आज के मानव इतने विकसित हैं और इनके हजारों साल पहले मानव किस तरह से थे। तो ये किस तरह के, किससे अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक के तहत, आनुवंशिकी के तहत किया जाता है अध्ययन। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन ने 1905 में किया था। किसने किया था? बेटसन ने किया था। किंतु ऑस्ट्रिया के पादरी, क्या? ऑस्ट्रिया के पादरी ग्रैंड जॉन मेडल ने 1866 में आनुवंशिकी की नींव डाली। क्या डाली? आनुवंशिकी की नींव डाली। मेडल ने आनुवंशिकी के 3 नियम का प्रतिपादन किया। इसी कारण मेडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। क्या? मेडल ने क्या किया था? मटर के पौधे पर रिसर्च किया था। मटर के पौधे पर रिसर्च करके उन्होंने 3 नियम दिए हैं। उन्हीं के इस सिद्धांत पर हम उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। क्या है? दोबारा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप समझिए थोड़ा सा। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन ने 1905 में किया था। बेटसन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। कब किया था? 1905 ईस्वी में किया था। किंतु ऑस्ट्रिया के पादरी, मतलब हिंदू में मंदिरों में होते हैं जो, उन्हें संत कहते हैं, बाबा कहते हैं। मस्जिदों में मौलवी होते हैं, लेकिन क्रिश्चियन में क्या होते हैं? पादरी होते हैं, जो उस गिरजाघर का देख रेख करते हैं, इसलिए उन्हें पादरी कहा जाता है। वहाँ के जो बड़े संत होते हैं, उन्होंने क्या किया था? ऑस्ट्रिया के पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी की नींव डाली थी।
मेडल ने आनुवंशिकी के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। इसी कारण मेडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। आनुवंशिकी एककों के लिए जॉनसन ने 1909 में जीन शब्द का प्रयोग किया। जॉनसन ने 1909 में क्या किया था? जीन शब्द का प्रयोग किया था। विभिन्नताएं, क्या है हेडिंग? विभिन्नताएं। हम आपको बताते हैं विभिन्नताएं। वेरिएशंस कुछ लक्षणों में समान होते हुए भी एक माता पिता की सभी संतानों में आपस में तथा अपने माता पिता से कुछ भिन्नताएं अवश्य ही होती हैं। क्या होती हैं? अवश्य होती हैं। कुछ भिन्न लक्षण होते हैं। क्या कह रहे हैं? एक बार दोबारा समझने का प्रयास करते हैं। कुछ लक्षणों में समान होते हुए भी एक माता पिता की सभी संतानों में आपस में तथा अपने माता पिता से कुछ भिन्नताएं अवश्य ही होती हैं। सगे भाई बहनों में भी कुछ ना कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार प्रत्येक स्पीच के सभी सदस्यों में आपस में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होते हैं। समय बीतने के साथ साथ इन्हीं भिन्नताओं के संचित होने से एक जाति से उपजाति बनती है। इन्हीं भिन्नताओं के संचित होने से, इकट्ठा होने से एक जाति से उपजाति बनती जाती है। जीवों में पाए जाने वाले इन्हीं अंतरों को भिन्नताएं कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवों में पाए जाने वाले इन्हीं अंतरों को भिन्नताएं कहते हैं। भिन्नताएं 2 प्रकार की होती हैं। क्या है? भिन्नताएं 2 प्रकार की होती हैं। वातावरणीय दशाओं में पहला क्या है? वातावरणीय दशाओं पालन पोषण, रहन सहन, शिक्षा, जलवायु आदि के प्रभाव से उत्पन्न अस्थायी भिन्नताएं को दैहिक भिन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला क्या है? वातावरणीय दशाओं पालन पोषण, रहन सहन, शिक्षा, जलवायु आदि के प्रभाव से उत्पन्न अस्थायी भिन्नताओं को दैहिक भिन्नताएं कहते हैं। दूसरा क्या है? जीवों के आनुवंशिक पदार्थ। जीवों के आनुवंशिक पदार्थ या जीनी संरचना में अंतर के कारण विकसित भिन्नताएं जननिक या वंशागत होती हैं। इन्हें जर्मिनियल भिन्नताएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें जर्मिनल भिन्नताएं भी कहते हैं। अब क्या है? मेडलीय वंशागति। क्या है? मेडलीय वंशागति हम आपको बताते हैं। इसमें है आधुनिक आनुवंशिकी की नींव तथा ग्रेगर जॉन मेंडल 2 वैज्ञानिकों के हैं सिद्धांत। हम आपको इसे विस्तार से पढ़ाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल का इमेज हम आपको यूट्यूब में क्लास के बीच में ज़रूर दिखाएंगे कि कहाँ पर कैसे हैं इनकी, ताकि आप इन्हें पहचानते रहें। आधुनिक आनुवंशिकी की नींव तथा ग्रेगर जॉन मेंडल हेडिंग है और इसका डेफिनेशन क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, इनके नियम क्या हैं, हम आपको बताते हैं। आनुवंशिकी का वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इनका जन्म सन 1822 में 22 जुलाई को माली परिवार में हुआ था। कब? किस परिवार में? माली परिवार में हुआ था। मेंडल ऑस्ट्रिया देश में ब्रून के मठ में एक पादरी थे। क्या थे? एक पादरी थे। अपने अवकाश के समय गिरजाघर के बगीचे में मेंडल ने मटर के पौधे में संस्करण के अनेकों प्रयोग किए। क्या किया था इन्होंने? गिरजाघर के बगीचे में मटर के पौधे में संस्करण के अनेकों प्रयोग किए। 8 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद इन प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर मेंडल ने 1865 में आनुवंशिकता के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। क्या किया?
1865 में इन्होंने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया और आधुनिक आनुवंशिकी की नींव डाली। क्या किया? आधुनिक आनुवंशिकी की नींव डाली इन्होंने। इसी कारण मेडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। इन प्रयोगों को द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री साइंटिस्ट ऑफ बर्न नामक साधारण सी पत्रिका में प्रकाशित किया था। दुर्भाग्यवश उस समय डार्विन के विकासवाद की ओर आकर्षित होने के कारण वैज्ञानिकों ने मेडल के कार्यों एवं नियमों की महत्ता की ओर ध्यान नहीं दिया। मेडल का यह महत्वपूर्ण कार्य 35 वर्षों तक उपेक्षित रहा। क्या? कब तक रहा? 35 वर्षों तक उपेक्षित रहा। मतलब उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, उस पर किसी ने चर्चा नहीं की, वो वैसे के वैसे पड़ा रहा, उस पर कोई विचार तक नहीं किया। तब जाकर मेडल की वो 35 वर्षों तक उपस्थित रहा और मेडल की मृत्यु के 16 वर्ष बाद, क्या? मेडल के मृत्यु के 16 वर्ष बाद 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से अलग अलग काम करके वही निष्कर्ष निकाले जो मेडल ने प्रस्तुत किए थे। ये 3 वैज्ञानिक थे। क्या हुआ? जब उनकी मृत्यु हो गई और उसके 16 वर्ष बाद जब 3 वैज्ञानिकों ने 1900 ईस्वी में 3 नियम निकाले, उन्होंने निष्कर्ष को, इन नियमों को निकाला, तब जाकर क्या हुआ? सभी को ये हुआ कि ये तो हमारे मेडल ने बहुत पहले दिया था। और ये 3 वैज्ञानिक कौन थे? हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज थे पहले, और दूसरा थे ऑस्ट्रिया के शेरमार्क, और तीसरे थे जर्मनी के कार्ल कोरेंस। कौन थे? हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज थे पहले वैज्ञानिक, और दूसरे ऑस्ट्रिया के शेरमार्क थे, और तीसरे जर्मनी के कार्ल कोरेंस थे। ये 3 वैज्ञानिक 3 देशों के थे। मतलब ऑस्ट्रिया के एक थे जहाँ के थे मेडल, और दूसरे हॉलैंड के थे, और तीसरे वैज्ञानिक कहाँ के थे? जर्मनी के थे। उपरोक्त तीनों वैज्ञानिकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप मेडल के नियमों की खोज पुनः विश्व के सामने आई। आनुवंशिकता के इन नियमों को मेंडलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडलिज्म कहते हैं। बहुत अच्छा संघर्ष उन्होंने किया, और करने के बाद देखो जब वो नहीं रह गई तब उसी काम को किसी ने आगे बढ़ाया। संघर्ष ने ताकत दिखाई, लेकिन क्या हुआ कि मेडल साहब तब तक इस दुनिया से जा चुके थे। मेडल की सफलता के कारण क्या थे? दूरदर्शिता के कारण ही मेडल को अपने प्रयोगों में सफलता मिली। क्या? दूर तक वो सोचते थे। दूरदर्शिता उसे कहते हैं जो आज से 50 साल या 100 साल आगे तक सोचता हो, मतलब आने वाले समय के लिए सोचता हो, 100 साल 200 साल के लिए, उसे कहते हैं दूरदर्शिता। कार्यविधि थी। मेडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मेडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मेडल ने अपने प्रयोगों का F2 दूसरी तथा F3 तीसरी तथा आगे कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया। उन्होंने अपने प्रयोगों में इकट्ठे किए गए आंकड़ों का पूरा रिकॉर्ड रखा और उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। उन पर उन सभी का रिकॉर्ड रखते हुए उन पर उन्होंने अध्ययन किया। विश्लेषण का मतलब अध्ययन होता है। उन्होंने केवल ऐसे पौधे को चुना जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध नस्ली थे। इसकी पुष्टि उन्होंने अगली पीढ़ियों के पौधों से स्वपरागण परीक्षणों से की। उन्होंने शुद्ध लक्षण वाले पौधों को वाटिका में अलग अलग क्यारियों में बोया, जिससे उनमें अन्य लक्षण वाले पौधे से मिलने की संभावना न रहे।
स्वपरागण की संभावना को समाप्त करने के लिए कुछ लंबे और कुछ छोटे पौधों के पुंकेसर काट दिए, मतलब फूलों के बीच के उस भाग को काट दिया जहाँ से निषेचन होता है। प्रयोगों के लिए वस्तु का चयन। प्रयोगों के लिए मेडल ने उद्यान मटर के पौधों का चयन निम्न कारणों के आधार पर किया। मटर का पौधा एक वार्षिकी पौधा है। इसके पौधों की आयु 3 या 4 माह होती है, अतः इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन करना संभव है। इसमें नर एवं मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं। उभयलिंगी पुष्प। पुष्प की रचना ऐसी है कि प्रकृति रूप से इनमें संकरण नहीं हो सकता, अतः इनमें केवल स्वपरागण होता है। क्या कह रहा है? संकरण नहीं हो सकता, मतलब स्वपरागण की हो सकता है। स्वनिषेचन के कारण मटर के पौधे समयुग्मी होते हैं, अतः पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध लक्षण वाले बने रहते हैं। कृत्रिम परागण द्वारा बने संकर पौधे जननक्षम होते हैं। मटर के पौधों में बहुत से ऐसे लक्षण मिलते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगली हेडिंग है वंशागत विशेषकों का चयन। सी। मेडल ने 7 जोड़ी प्रयासी वंशागत लक्षणों या तुलनात्मक दृश्यों का चयन किया। सौभाग्य से ये सभी लक्षण प्रभावी या अप्रभावी थे। इन लक्षणों को निम्नांकित तालिका में दिखाया भी गया है। तने की लंबाई लक्षण था। प्रभावी क्या था? लंबापन था। अप्रभावी क्या था? बौनापन था। पुष्पों की स्थिति क्या थी? लक्षण में क्या थी? पुष्पों की स्थिति थी। प्रभावी में क्या था? अक्षीय था। अप्रभावी में अग्रस्त था। पुष्पों का रंग था, बैगनी था, सफ़ेद था। फली का रूप था, फूले हुए थे, संकीर्ण थे। फली का रंग था, हरा था, पीला था। बीज की आकृति गोल थी, झुर्रीदार थी। बीजों का रंग पीला था, हरा था। इन विपरीत लक्षणों को युग्म विकल्पीय एलीलोफॉर्म कहते हैं। प्रत्येक युग्म के दोनों गुण जैसे मापन बौनापन एक दूसरे के युग्म विकल्पी हैं। संकरण विधि। स्वपरागण के रोकने के लिए मादा के रूप में प्रयोग में लाए जाने वाले नाटे पौधे के पुष्पों को खोलकर उनसे पुंकेसरों को हटा दिया। इस क्रिया को इमेकोलेशन कहते हैं। लंबे पौधों के फूलों को खोलकर इनके परागणों को पुरुष की सहायता से पुंकेसरों को हटाए गए। नाटे पौधों को अंतरिकांगों पर पहुंचाया। इस प्रकार नाटे पौधों में परागण किया गया। परागण के बाद नाटे पौधों के पुष्पों को कपड़े की थैलियों में बांध दिया गया ताकि किसी और स्रोत से परागण इनके वर्तिकाग्रों पर ना पहुँचे। मतलब दोनों को कराने के बाद कपड़े के थैले से बांध दिया जाए ताकि दूसरा फूल स्पर्श ना कर पाए। मेडल ने संकरण प्रयोग के लिए मीठी मटर पाइसैटाइम को चुना। उन्होंने मटर के 7 विपरीत लक्षणों की वंशागत का अध्ययन किया, किंतु एक समय पर उन्होंने केवल 1 या 2 लक्षणों के 2 विपरीत प्रारूपों की वंशागति पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। उन्होंने 2 विपरीत लक्षण वाले शुद्ध नस्ली मटर के पौधों में कृत्रिम परागण द्वारा संस्करण किया। इसे संस्करण कहते हैं। इससे बने संकर पौधे 2 मूल पौधों में से एक के समान थे। संकर पौधों में आपस में स्वपरागण कराने पर जो संतत पौधे बने उनमें से कुछ एक मूल पौधे जनक के समान तथा कुछ दूसरे मूल पौधे जनक के समान थे। उनकी संख्या में 3:1 का निश्चित अनुपात पाया गया। मेडल के प्रयोग में लिए गए जनक पौधों को पैतृक पीढ़ी कहते हैं तथा इसे
P1 द्वारा निरूपित करते हैं। मेडल के प्रयोग में लिए गए जनक पौधे को पैतृक पीढ़ी कहते हैं तथा इसे P1 द्वारा निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जनक पौधों में संकरण से बने संतति पौधे प्रथम संतति पीढ़ी फिलियल जनरेशन कहलाते हैं और इसे F1 द्वारा निरूपित करते हैं। F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण द्वारा बने पौधों को द्वितीय संतति पीढ़ी कहते हैं, इसे F2 द्वारा निरूपित करते हैं। हम आपसे आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आया होगा। अब अगला है एक संकर संकरण। एक संकर संकरण प्रयोग। मेडल ने मटर के शुद्ध लंबे एवं शुद्ध बौने पौधे का चयन किया। इनको पैतृक या जनक पीढ़ी कहते हैं। मटर के लंबे लगभग 2 मीटर पौधे को बौने पौधे आधा मीटर के साथ संकरण किया है। इनसे बने बीजों को अंकुरित करने पर संकर बीजों से लंबे पौधे उगे। इस प्रकार 2 विपरीत गुण वाले जनक पौधों के संकरण से उत्पन्न पौधों को संकर तथा इस पीढ़ी के प्रथम संतति पीढ़ी कहते हैं, इसे F1 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है अब मेडल ने लंबे पौधों वाली प्रथम संकरण पीढ़ी के स्वपरागण किया और उनसे बने बीजों को बोने पर द्वितीय संतति पीढ़ी F2 में लंबे व बौने प्रकार के पौधे 3:1 के अनुपात में उगे। इस प्रकार मेडल ने अन्य 6 जोड़ी व्यापरशील लक्षणों का अध्ययन किया। F2 पीढ़ी में इन सभी परीक्षणों के परिणाम लगभग 3:1 के अनुपात में थे। तृतीय संतति पीढ़ी F3 का अध्ययन करने पर पता चला कि F2 के सभी बौने पौधों से स्वपरागण के बाद बौने पौधे बनते हैं, अतः बौने पौधे बौनेपन के लिए शुद्ध हैं, किंतु लंबे पौधों में से 1/3 पौधे लंबेपन के लिए शुद्ध है, जबकि 2/3 अशुद्ध लंबे थे। अशुद्ध लंबे पौधों से शुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधे 1:2:1 के अनुपात में बने। अतः F2 पीढ़ी में लंबे व बौने पौधे में 3:1 का अनुपात वास्तव में 1:2:1 का अनुपात है। शुद्ध लंबे 1 अनुपात अशुद्ध लंबे 2 बौने 1। इस परिणामों को चित्र में प्रदर्शित किया जा सकता है। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को देखिए, समझिए और बुक खोलकर सामने रखकर इस क्लास को देखिए, ताकि आपको हेडिंग टू हेडिंग समझ में आ जाए कि किस प्रकार से मेडल लेफ ने बताया है इन नियमों को। और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कीजिए। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करें। धन्यवाद।